इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हम लोगों ने कूलम्ब फोर्स लगा के लिमिट Q टेंडिंग टू 0, टोटल फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये करके तब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किए थे। अगर गॉस लॉ का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। सपोज देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q और यहाँ से R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करना है। ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पे है वो पता करना है। तो रूल क्या है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को अप्लाई करना है। हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P चाहिए। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए टोटल फ्लक्स इक्वल्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट थ्रू द सरफेस। तो यहाँ पे सरफेस कोई है नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। इस सरफेस को ड्रॉ करने में दो चीज का ध्यान रखा जाता है। ये एक स्फेरिकल सरफेस हम लोगों ने इमेजिनरी अपने मन से मान लिया, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसन सरफेस, जिसपे कि गॉस लॉ अप्लाई कर सकें। ध्यान क्या रखा जाता है, इस गॉसन सरफेस पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए E डॉट ds इंटीग्रेट करने के लिए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहे या कांस्टेंट रहे, तभी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ किधर भी जाएं, वी आर गोइंग टू गेट सेम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कांस्टेंट है, ये वाला है। पॉइंट P पे ड्यू टू प्लस Q चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें ds, तो ds का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन। तो पॉइंट P पे एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया ds, वो भी रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो भी रेडियली आउटवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इस छोटे से एरिया के थ्रू हम लोग फ्लक्स निकालेंगे और पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ total electric flux is integral E dot ds that is equal to total enclosed charge by epsilon naught, और ये सिंबल देने का मतलब है कि वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर इंटायर सरफेस। तो E डॉट ds, तो ये हो गया E ds cos 0, और इस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज आ रहा है वो आ रहा है प्लस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया E ds इक्वल्स Q बाय एप्सिलॉन। यहाँ से आ गया E और ds का इंटीग्रल हो गया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स Q बाय एप्सिलॉन। Therefore, electric field at point P is Q by 4 pi epsilon naught r। तो इसमें कहीं परेशानी नहीं होती है, इजिली ये आंसर आ जाता है, जो पहले से आप जानते हैं कि ड्यू टू अ मोनोपोल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज इज गिवन बाय kq by r स्क्वायर। अगर प्लस Q की जगह माइनस Q होता तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता और माइनस kq by r स्क्वायर आ जाता। सेकेंड केस में E due to a large non-conducting sheet of charge, infinitely large. E due to a large non-conducting sheet of charge. Non-conducting sheet of charge. तो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट है, उसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करना है कि कितना होगा, ऐसा समझिए आप लोग। ऐसा है कि इनफाइनाइटली लार्ज
प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज होगा। इट इज एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी, बहुत बड़े साइज का है, ऐसा है। इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा प्लस सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग है। तो इसमें गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या है, इस तरह का सरफेस नहीं बना पाएंगे। यहाँ से इनफाइनेटली लार्ज है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे ऐसा शीट रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पे या इससे आर डिस्टेंस पे, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, इनफाइनाइटली लार्ज और थिन है, थिन इन ई ड्यू टू अ लार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, एकदम थिन शीट है। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए। उस शीट से आर डिस्टेंस राइट साइड में या आर डिस्टेंस लेफ्ट साइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करते हैं, ऐसा शीट है, एक छोटा सा बहुत ही पतला कैप्सूल के साइज का सिलेंडर यहाँ पे लगाते हैं, जिसका आधा हिस्सा इधर निकला रहेगा, आधा हिस्सा इधर निकला रहेगा, ऐसा शीट होगा। देखिए, दिस इज द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये यहाँ से एक सिलेंडर ले लेंगे, छोटा सा सिलेंडर बिल्कुल, उसका आधा हिस्सा इस तरफ रहेगा, आधा हिस्सा इस तरफ रहेगा। डायग्राम में कैप्सूल के साइज का होगा ऐसा। दिस इज द एलिमेंट्री सिलेंडर, एलिमेंट्री सिलेंडर, जिसका एक हिस्सा इधर निकला रहेगा, एक हिस्सा इधर। डायग्राम में देखिए कैसा दिखेगा। एक्चुअली इट इज वेरी स्मॉल एंड क्रॉस सेक्शन भी बहुत ही छोटा, ds ds, और लेंथ कुछ मान लेते हैं 2l। ये एलिमेंट्री सिलेंडर है, कैप्सूल के जैसा, जस्ट लाइक कैप्सूल, वेरी थिन एंड स्मॉल। डायग्राम में ऐसा दिखेगा। यहाँ से ये डिस्टेंस l, यहाँ से ये डिस्टेंस भी l, दोनों साइड l l डिस्टेंस, टोटल लंबाई सिलेंडर की 2l, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ds। यही सिलेंडर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ऐसा। आप लोग भी अपने कॉपी में ये डायग्राम बनाइए। तो पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है तो इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट साइड में, इधर भी होगा लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो क्रॉस सेक्शन है उसके एरिया का डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड में ही होगा। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसके एरिया का डायरेक्शन भी राइट साइड में होगा। किसी भी सिलेंडर में 3 हिस्सा होता है, देखिए, सर्कुलर पोर्शन दोनों साइड का 2 सरफेस हो गया और एक ये कर्व सरफेस हो। तो तीनों हिस्से का मैं नाम दे दे रहा हूँ, इसको क्रॉस सेक्शन को नंबर 1, ये 2, और कर्व सरफेस को मैं 3rd नंबर दे रहा हूँ। मतलब इस क्रॉस सेक्शन का मैंने नंबर दिया 1, इस क्रॉस सेक्शन को 2, और ये जो कर्व सरफेस है इसको नंबर दिया मैंने 3। तीनों सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, एंड देन दैट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो इस तरह का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज, इस सिलेंडर को हम लोग बोलते हैं गॉसन सिलेंडर। ये सिलेंडर का नाम है गॉसन सिलेंडर। ये गॉसन सरफेस है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसन स्फीयर। जिस शेप का है उसके हिसाब से नाम है गॉसन स्फीयर। तो यहाँ ये समझ में आ गया कि फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 is EDS cos 0. Same is for surface 2 also. 1 से और 2 से सेम फ्लक्स EDS cos 0. Flux through the curved surface EDS cos 90 degree. ये 0. So net flux is phi 1 plus phi 2 plus phi 3 is equal to
total charge enclosed by epsilon naught. This is the Gauss law. तो नेट फ्लक्स हो जाएगा 2 times PdS. दिस इज इक्वल टू, इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, तो सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ds. तो इसके अंदर इतना चार्ज आया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हो गई, ds कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. दिस इज द वैल्यू. दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. यानी इनफाइनाइट सीट के सामने एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. यूनिफॉर्म. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन r और f. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. All three seats are parallel to xy plane and they are perpendicular to z axis. Point P पे आपको resultant field लिखना है. यहाँ पे क्या सोचना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस सिग्मा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू -2 सिग्मा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू -सिग्मा. बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज सीट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज प्लेट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू दिस सीट आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो तीनों एड अप हो जाएगा. ये ध्यान देने वाली बात है. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे डिसाइड करते हैं, वहां पे 1 कूलम का +1 कूलम का चार्ज रखते हैं, उस पे जिधर फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाता है. सो ड्यू टू प्लस सिग्मा, यहाँ मैग्नीट्यूड होगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन. डायरेक्शन माइनस के, -2 सिग्मा का यहाँ पे फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ना यहाँ 2 कहाँ से आ गया, ड्यू टू प्लस सिग्मा यहाँ पे फील्ड हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन माइनस के. ड्यू टू -2 सिग्मा मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन अगेन माइनस के. एंड ड्यू टू दिस माइनस सिग्मा आल्सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्शन माइनस. ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, सो ऐड हो गया, कोई भी कैंसिल नहीं हुआ. तो ये कैंसिल, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया और ये दोनों मिलकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया. सो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन माइनस. दिस इज द आंसर. अब इसको समझने में जिसको भी दिक्कत है पूछ सकता है और क्लियर हो जाएगा. सपोज हमें यहाँ पे फील्ड निकालना होता है पॉइंट क्यू पे, ये भी यहाँ से डी/2 डिस्टेंस पे, वो भी समझ लीजिए. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस सिग्मा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू -2 सिग्मा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू -सिग्मा. अब देखिए प्लस सिग्मा का फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन माइनस के. -2 सिग्मा का यहाँ पे फील्ड ऊपर हो जाएगा. सो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्शन हो जाएगा प्लस के. ड्यू टू दिस चार्ज दिस सीट, यहाँ पे फील्ड नीचे, सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के. अब आप ये देखिए कि टोटल कितना आ रहा है, ये कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट इज 0. So at point P, at point Q, electric intensity is 0. Third, E near a charged conductor. किसी चार्ज कंडक्टर के आसपास कितना होता है,
ई नियर अ चार्ज कंडक्टर। कोई भी आर्बिट्ररी शेप का एक कंडक्टर ले लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, और इसके ऊपर पॉजिटिवली या नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। सपोज चार्ज इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। सिग्मा को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इसमें भी सिलेंडर एकदम छोटा सा सिलेंडर लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट नियर अ चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर के बिल्कुल पास में यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी चाहिए। तो उतना ही बड़ा छोटा सा सिलेंडर लेंगे जिसका एक हिस्सा यहाँ और दूसरा हिस्सा इस कंडक्टर के अंदर है। ये एक चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। रीजन, जो भी चार्ज होते हैं, चार्जेस आर फ्री, जो भी फ्री चार्जेस होते हैं कंडक्टर में, दे आर मोबाइल। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन चार्जेस विल गो टू द आउटर सरफेस। चार्ज हमेशा बाहरी सरफेस पे चला जाता है, अंदर में कोई चार्ज बचता ही नहीं। इसलिए इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा 0 रहेगा। अब यहाँ पे एक सिलेंडर लिया जाए छोटा सा, जिसका एक हिस्सा बाहर निकला हो और दूसरा हिस्सा कंडक्टर के अंदर। ऐसा सेम सिलेंडर लिया 12 लेंथ का, यहाँ से यहाँ तक 12 लेंथ है, जिसका एल पोर्शन बाहर है और एल पोर्शन कंडक्टर के अंदर है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। पॉइंट पी पे इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। इस छोटा सा क्रॉस सेक्शन डीएस लें इसका, तो डीएस भी आउटवर्ड ही होगा। तो डीएस वेक्टर और फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस सिलेंडर का छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। और अंदर में तो फ्लक्स है ही नहीं, फ्लक्स होगा सिर्फ इस सर्कुलर पोर्शन से, कर्व पोर्शन से तो फ्लक्स 0, और अंदर में तो फ्लक्स होगा ही नहीं। सो थ्रू दिस सिलेंडर हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं सिलेंडर के ऊपर। अप्लाइंग गॉस लॉ ऑन द सिलेंडर, एलिमेंट्री सिलेंडर। इस सिलेंडर को भी हम लोग बोलेंगे गॉसन सिलेंडर। गॉसन सिलेंडर, अंदर में फ्लक्स 0, कर्व सरफेस से फ्लक्स 0, फ्लक्स विल बी ओनली थ्रू दिस सर्कुलर पोर्शन। सो नेट फ्लक्स is integral E dot ds equals total charge enclosed by epsilon naught। तो नेट फ्लक्स हो जाएगा E ds cos 0। दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, यहाँ का क्रॉस सेक्शन ds ही रहेगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल फ्लक्स। हम लोग फ्लक्स थ्रू गॉसन सिलेंडर लिख रहे हैं, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा एलिमेंट्री सिलेंडर है, तो सिर्फ इस सिलेंडर से फ्लक्स लिख रहे हैं। तो d phi through the cylinder E dot ds charge enclosed by epsilon। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा E ds cos 0 that is equal to sigma into ds by epsilon। ds कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यानी किसी भी चार्ज कंडक्टर के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे होगी ऐसे, इधर होगी ऐसे। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलरली ही स्टार्ट होता है,
या उस पे टर्मिनेट भी होता है तो वो भी परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होता है। इस तरह का केस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी में। इसमें क्या करते हैं देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का आप लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, λ/2πε0r। और अगर गॉस लॉ का यूज किया जाए तो कितनी आसानी से ये रिजल्ट आएगा देखिए। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसी को बोलते हैं। सपोज वी हैव अ लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है लैम्डा। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज कॉल्ड एज linear charge density of the wire। यहां से कुछ डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे हमें पॉइंट P है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P पता करना है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे एक सिलेंडर बनाते हैं, जैसा अभी तक सारे केस में करते हैं वैसा ही। एक सिलेंडर ऐसा बना लिया जो कि पॉइंट P को टच कर रहा है, यहाँ से r डिस्टेंस पे, रेडियस हो गया r। जिस जगह पे फील्ड चाहिए था वहां से पास होने वाला एक सिलेंडर बना लिया, जैसा कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। तो इसके भी तीन सरफेस हैं। ये गॉसन सिलेंडर, दिस इज गॉसन सिलेंडर, जिसके ऊपर हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। अपर सरफेस को सरफेस नंबर 1, लोअर सरफेस को सरफेस नंबर 2, और ये कर्व्ड सरफेस है जिसको मैंने लिखा है सरफेस नंबर 3। तीन सरफेस यहाँ पे दिख रहा है, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। सभी लोग ध्यान दीजिए, इस सिलेंडर का कुछ थिकनेस हाइट मान लेते हैं, यहाँ से ये हाइट है, सपोज दिस हाइट इज डेल्टा एच, इसका हाइट आप मान लीजिए ये, दिस इज डेल्टा एच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज वायर एट पॉइंट P विल बी टुवर्ड्स राइट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी, और इसी पॉइंट पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले तो ds भी इधर ही होगा। इस तरह का सिलेंडर अगर हो, यहाँ पे लें फील्ड भी इधर और एरिया भी इधर, यहाँ पे लें पॉइंट तो फील्ड इधर और एरिया इधर। अगर पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज होता तो फील्ड उल्टा हो जाता। और इस 1 और 2 का, 1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर की तरफ होगा और फील्ड राइट साइड में, फ्लक्स 0। सरफेस नंबर 2 का भी एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, सो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 0, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 0, फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। E डॉट ds इंटीग्रल, E डॉट ds इंटीग्रल पूरे पे इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा E ds। इस पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करें अगर हम लोग E ds हर जगह पूरे सरफेस पे, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E और इंटीग्रल ds। कर्व सरफेस का एरिया, कर्व सरफेस का एरिया देखिए कितना होता है, 2 पाई r, क्योंकि इसका रेडियस r है, 2 पाई r इंटू डेल्टा एच। 2 पाई आर एच होता है सरफेस एरिया। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E into 2 pi r delta h, that is equal to total charge enclosed by epsilon naught। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हुआ, तो हाइट है डेल्टा एच और चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो लैम्डा इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच इज कैंसिल तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ी आसानी के साथ ये रिजल्ट आ जाता है, जिसमें कि हम लोग को लंबा इंटीग्रेशन करना पड़ता है नॉर्मल तरीके से करने के लिए। इसी में केस ऐसा बन जाएगा कि
यहाँ पे लाइन चार्ज था, वैसा नहीं होके अगर एक सिलेंडर जैसा हो जिसका सरफेस पे चार्ज हो, अगर ऐसा हो जाए E due to a charged cylinder, charged long cylinder, लॉन्ग सिलेंडर होना जरूरी है, नहीं तो यूनिफॉर्म फील्ड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया टुवर्ड्स राइट आया, अगर ये काफी लॉन्ग नहीं रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हॉरिजॉन्टल होना मुश्किल हो जाएगा, जैसे सेमी इनफाइनाइट वायर में होता है, दोनों डायरेक्शन में कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि ऐसा एक लॉन्ग सिलेंडर है, काफी लॉन्ग, और इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस है r, एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, surface charge density is sigma, charge per unit area is sigma। तो इसमें दो केस बन जाएगा, फर्स्ट केस इज r लेस देन r, सिलेंडर के अंदर में कहीं पे भी अगर फील्ड निकालना हो, यहाँ पे r डिस्टेंस पे, तो कैसा भी सरफेस आप बनाएंगे, कैसा भी सिलेंडर आप बनाएंगे, तो इसके अंदर कोई चार्ज आएगा ही नहीं। तो एट पॉइंट ए, this is point A suppose, the electric field will be 0 in this case R less than R के लिए, क्योंकि कोई भी आप गॉसन सिलेंडर वगैरह कुछ भी बनाए, अंदर में चार्ज इनक्लोज्ड विल बी 0, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू R रहेगा तो रिजल्ट सेम है। सेकेंड केस R ग्रेटर देन इक्वल टू R, मान लीजिए यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे जो सिलेंडर आप बनाएंगे, पिछला केस जो था एग्जैक्टली सेम केस हो जाएगा। इस तरह का ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। यहाँ पे अगर आपको फील्ड चाहिए एट पॉइंट बी, तो सारा प्रोसेस सेम, कुछ भी फर्क नहीं। ये गॉसन सिलेंडर हो गया, गॉसन सिलेंडर सेम हाइट डेल्टा एच, रेडियस आर, फुल प्रोसेस सेम, कुछ भी फर्क नहीं। सिग्मा नहीं, यहाँ भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा नहीं, लैम्डा ही रखिए। यहाँ पे भी ऐसे केसेस में भी लीनियर चार्ज डेंसिटी ही गिवन होता है क्वेश्चन, पर यूनिट एरिया नहीं। So in this case also lambda is charge per unit length, ऐसा दिया हुआ। इसमें भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि एवरी लेंथ पे कुछ यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वहां पे, तो आंसर सेम आ जाएगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए समझिए बात को, ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर के ऊपर हर जगह चार्ज है, यानी पर यूनिट एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मगर क्वेश्चन में दिया रहेगा लैम्डा, यूनिट लेंथ में इतना चार्ज है, हर एक यूनिट लेंथ में जाएंगे तो इतना चार्ज मिलेगा, सिमेट्रिकली चारों तरफ है सिलेंडर के सरफेस पे। तो आपको लैम्डा के टर्म्स में ही इसका आंसर आएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन। मतलब हुआ कि या तो थिन वायर हो या थिन सिलेंडर हो, दोनों केस का आंसर सेम होगा। थिन वायर और थिन एंड लॉन्ग वायर एंड लॉन्ग एंड थिन सिलेंडर। फर्क ये हो जाएगा सिलेंडर में कि सिलेंडर के अंदर फील्ड नहीं होगा, सिलेंडर के बाहर में जो फील्ड होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। Electric intensity and electric potential due to a
conducting spherical shell. एक कंडक्टिंग शेल है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। इसमें भी दो केस बनेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, रेडियस इज आर एंड सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज सिग्मा। या टोटल चार्ज ले लीजिए कि क्यू है, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस इज क्यू, वी विल फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ क्यू। Total charge distributed on the surface is Q plus Q. Conducting a spherical shell है, तो पहला केस बनेगा R less than R। तो R less than R में आप कहीं पे भी जाएं, पॉइंट P, Q और एक गॉसियन सरफेस बनाए, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं आएगा। नो चार्ज, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो फ्लक्स। So for inside point, electric field will be 0. Reason is total charge enclosed is 0. सेकेंड केस में R ग्रेटर देन इक्वल टू R, इसमें फील्ड आएगा। आप सबको रिजल्ट याद होगा कि ड्यू टू स्फेरिकल शेल बाहर के पॉइंट के लिए KQ बाय R स्क्वायर हो जाता है और अंदर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। तो यहाँ से R डिस्टेंस पे अगर गॉसियन सरफेस बनाया जाए एट पॉइंट P, जो कि स्फेरिकल इन शेप होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया both will be pointing radially outward, that is in the same direction. अब अगर गॉस लॉ लगा दिया जाए इस सरफेस के ऊपर, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दिस इज द गॉसन स्फीयर, ये है गॉसन स्फीयर। इसके ऊपर गॉस लॉ लगा दें तो टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रल E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज आ रहा है ये Q आ रहा है पूरा का पूरा। तो ये आ जाएगा E और ds बच जाएगा, ds की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आसानी से रिजल्ट डिराइव हो जाता है फ्रॉम गॉस लॉ। अब फील्ड अंदर का और बाहर का पता चल गया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 रहता है इस सरफेस के अंदर। केस 1 में जो आया R लेस देन R के लिए E इज 0, यानी इसके अंदर में हम कोई चार्ज रखें तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिकली। अंदर में कोई चार्ज रख दें, दिस इज अ चार्ज कंडक्टर, इसके बाहर में चार्ज है, कितना भी चार्ज हो जिसकी वजह से हाई पोटेंशियल हो गया, और अंदर में अगर चार्ज रख दें तो इस चार्ज के ऊपर, स्मॉल क्यू के ऊपर, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू विल बिकम 0 बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड। अंदर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, तो स्मॉल क्यू चार्ज पे कैपिटल क्यू चार्ज कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसलिए आप देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि स्टेबलाइजर है या वोल्ट मीटर है या मीटर है, इसको एक मेटेलिक बॉक्स के अंदर रखा जाता है ताकि बाहर में अगर कहीं आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसका उसके ऊपर असर नहीं पड़े, उसके रीडिंग पे कोई असर नहीं पड़े। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर कहीं पे थंडरिंग हो रही हो और आप बस या कार के अंदर बैठे हैं तो यू आर सेफ, क्योंकि आप एक मेटालिक बॉडी के अंदर बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो आएगा क्लाउड से ग्राउंड की तरफ, वो आपके कार के बॉडी पे भी स्ट्राइक अगर करता है तो इट विल गो टू द ग्राउंड, इट विल नॉट कम टू यू। लेकिन अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं तो इट विल गिव यू ह्यूज शॉक। तो अगर कहीं थंडरिंग हो रही है, बारिश हो रही है, तो अगर किसी मेटालिक बॉक्स के अंदर आप हैं, कार या ट्रेन या बस के अंदर, वो ज्यादा सेफ है।
उस समय वहां से हटके किसी जगह पे खड़े हो जाना खुले में, वो डेंजरस। रीजन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसीलिए सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को किसी न किसी मेटालिक बॉक्स के अंदर कवर करके रखा जाता है, बजाय कि उसको हम लोग प्लास्टिक के बॉक्स में बंद करके रखें। प्लास्टिक के बॉक्स में बंद करके रखेंगे तो रस्टिंग नहीं होगी, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग खत्म हो जाएगी। हल्का भी होगा, लेकिन मजबूरी की वजह से उसको मेटल के बक्से के अंदर, ये आपने सभी जगह देखा होगा। तो अब पोटेंशियल पे फोकस करते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले केस 2 समझिए। R ग्रेटर देन इक्वल टू R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया KQ बाई RS। ये देखिए, तो पोटेंशियल के सीधा फॉर्मूला है कि E होता है -dV/dr, इंटीग्रेट करके निकाल लें। या दूसरा है पोटेंशियल एट पॉइंट P चाहिए, तो सीधा सीधा E डॉट dr, एक कूलम चार्ज को पॉइंट P से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। तो आपने ये कैलकुलेशन पहले कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई KQ बाई R स्क्वायर dr cos 0। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक कूलम चार्ज पे राइट साइड में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड होगा। तो R इक्वल्स R टू इंफिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा KQ बाई R, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट। अब अगर R इक्वल्स R कर दिया जाए तो पोटेंशियल एट द सरफेस आ जाएगा। पोटेंशियल एट द सरफेस आ गया KQ बाई R। सरफेस का पोटेंशियल आ गया KQ बाई R। आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल इज KQ बाई स्मॉल r, सरफेस पे आ गया KQ बाई R, यानी इसके सरफेस पे कहीं भी जाए इतना पोटेंशियल। अब इनसाइड पॉइंट के लिए आते हैं। बेस्ड ऑन दिस R लेस देन R, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही जीरो होती है। दैट मीन्स -dV/dr इज जीरो। डेरिवेटिव जीरो का मतलब होता है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी अंदर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। अंदर के किसी भी पॉइंट पे जाएं, यहां से यहां तक, यहां से लेकर सरफेस तक कहीं भी जाएं, दिस इज द चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r, चार्ज ऑन द सरफेस इज q। अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है और पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है, यानी यहाँ हो या सरफेस के बिल्कुल भी करीब हो, r टेंडिंग टू r पे भी पोटेंशियल इतना ही है, और r टेंडिंग टू r पे पोटेंशियल हम लोग को पता है। देयरफॉर दिस कांस्टेंट शुड बी KQ, जो कि सरफेस पे है वही होना चाहिए, R लेस देन R। तो यहां से हम लोगों ने गेस कर लिया कि सेंटर से लेके अप्रोचिंग सरफेस तक पोटेंशियल इज सेम, और सरफेस के पास पहुंचते ही पोटेंशियल इतना है, यानी कि ये दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट सेम एज KQ बाई R। और इसको मैथमेटिकली भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन वाइज भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा। दूसरा रास्ता ये है कि गेस नहीं करना है, तो सीधा सीधा पोटेंशियल अगर यहाँ तक कैलकुलेट करना, पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, R इक्वल्स, सपोज दिस इज R इक्वल्स R टू इंफिनिटी जाना होगा E डॉट dr। तो इसको हम लोग दो हिस्से में बांट देंगे। R इक्वल्स R टू सरफेस E डॉट dr, और फिर R इक्वल्स R टू इंफिनिटी E डॉट dr। तो फर्स्ट वाला टर्म हो जाएगा जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, और सेकंड वाला टर्म बचेगा इतना, E dr cos 0, R इक्वल्स R टू इंफिनिटी। कैपिटल R से इंफिनिटी, ये स्मॉल r से इंफिनिटी था,
ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है, ठीक है। ई का वैल्यू क्या लेंगे, सेंटर से आर डिस्टेंस, अब तो बाहर चलेगा, सरफेस के बाहर चलेगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, बस लिमिट का अंतर है, स्मॉल आर से इंफिनिटी है यहाँ पे, ये कैपिटल आर टू इंफिनिटी, यानी सेम रिजल्ट आएगा और यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा। सो के क्यू बाई आर, therefore potential at point A is kq by r, अंदर का सारा पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, therefore all inside points of shell are equipotential, equipotential। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होती है, इसलिए इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है, पोटेंशियल। नेक्स्ट केस में E due to a uniformly charged spherical volume. This is only possible if spherical volume is non-conducting. कंडक्टिंग रहेगा तब तो सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, यानी कि स्फीयर कैसा है, वॉल्यूम पूरा कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग वॉल्यूम रहेगा तभी ऐसा संभव है, नहीं तो नहीं। तो पहला केस आर लेस देन इक्वल टू आर, पिछले केस में देखिए मैंने लिखा था आर लेस देन आर, यहाँ लिख रहे हैं लेस देन इक्वल टू आर। ये आर रेडियस का एक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, माइनस चार्ज रहेगा तो सिर्फ डायरेक्शन पलट जाएगा, बाकी सारा चीज सेम। सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज सपोज रो, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल्यूम। हम लोगों को सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आर रेडियस का एक गॉसन स्फीयर हम लोगों ने बना लिया, एट पॉइंट पी फील्ड चाहिए, दिस इज द गॉसन स्फीयर। सर वीडियो क्लियर अप्लाई गॉस लॉ, सर वीडियो बहुत ब्लर आ रहा है। ओके 1 मिनट।